और चलिए आपको बताते हैं पल पल किस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, उनसे आपका तारुफ करा दे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं, मनोज गेरोला जी हमारे साथ जुड़े हैं और विवेक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज गेरोला जी, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि अब बस जल्दी से हम देखेंगे कि पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतार दिखेगी। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ा था दिल्ली ने, 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार कितनी उम्मीद करें हम? देखिए ऐसा है नावेद, इस इलेक्शन में जो मुख्य मुद्दे हैं वो जैसे पॉल्यूशन मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। वो मुद्दे का कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है, ना किसी के घोषणा पत्र में है, ना किसी की प्रायोरिटी में है। दूसरा जो मुद्दे हैं दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको ध्यान होगा कि शीला दीक्षित की जब 15 साल की सरकार थी तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके टाइम पे हुआ, उसके बाद से आज तक उसमें कुछ भी बढ़ोतरी हुई हो वो मुझे डाउट है। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये इलेक्शन एक पर्सनैलिटी कल्ट पर है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, उनका एक पर्सनैलिटी कल्ट है, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पूरा का पूरा इलेक्शन एक तरीके से मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उस पर है। और जो इश्यूज़ हैं, मतलब जो मेन मुद्दे हैं, जो जिसके दम पे इलेक्शन होना चाहिए था, उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं वो हैं क्या? फ्री बीज, भाई पावर हमने फ्री कर दिया, हमने पानी हमने फ्री कर दिया, या फिर छोटा सा इतना काम किया, हेल्थ सर्विसेज में इतना काम किया, क्लेम हमने इतना किया। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन उसी चीज़ पे बेस्ड है। और बीजेपी का देखें तो बीजेपी का जो इलेक्शन है, बीजेपी का सारा इलेक्शन राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म और ये CAA, ये जो मुद्दे हैं जिनका कि कायदे से इन मुद्दों पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। दिल्ली जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ की जो जनता है वो कंपैरेटिवली पॉलिटिकली जागरूक है, तो यहाँ जो मेन मुद्दे होने चाहिए थे जो कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को डिफाइन करते, वो मुद्दे मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में नहीं हैं। और ये एक किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। जी विवेक अवस्थी जी, क्या लगता है रणनीति किस तरीके से सभी पार्टियों ने एकाएक चेंज की? अगर रणनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी विकास के नाम पर चल रही थी, लेकिन बीजेपी की जब एंट्री हुई धुआं था तो थोड़ी सी डावाडोल हुई थी रणनीति आम आदमी पार्टी। देखिए, बीजेपी ने इस बार जो रणनीति अपनाई है इस चुनाव में, वो शाहीन बाग और शर्जील इमाम के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरा नैरेटिव इलेक्शन का बीजेपी ने चेंज कर दिया और उसको राष्ट्रीय मुद्दों पे ले आए, नेशनलिज्म पे ले आए। तो दिल्ली में पिछले 25-30 साल से मैंने इस तरह का चुनाव होता नहीं देखा। इतना हाई डेसिबल चुनाव जिसको कहते हैं नावेद, वो मैंने नहीं देखा। जिस तरह बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, उनके जितने मुख्यमंत्री हैं वो, उनके तमाम 150-200 सांसद, और जिस तरह उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की है, नेशनलिज्म का नैरेटिव चेंज कर दिया उन्होंने, पूरा चेंज करके नैरेटिव को चुनाव लड़ा है। ये अपने आप में दिल्ली में पहली बार हुआ है। दिल्ली में चुनाव पहले भी होते आए हैं, लेकिन इतना हाई डेसिबल चुनाव ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी, जिस पर कि अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस तरह के नेताओं में से हैं जो तुरंत हिटबैक करते हैं। आम आदमी पार्टी जो है उसका कल्चर ये है तुरंत जवाब देने वाला। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बहुत संभल के काम किया है। उन्होंने नई स्ट्रैटेजी पे काम किया, उन्होंने पलटवार नहीं किया है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया, बाकी उनके नेता तो आते रहे फ्रंट में। केवल अगर आप शाहीन बाग की बात करें, अगर आप इन सब चीज़ों की बात करें, इस पे पार्टी कहीं ना कहीं आज की शाम तक मेरे ख्याल से 6 बजे तक कतई बैकफुट पे रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी तरह इस चुनाव को पोलराइज न होने दिया जाए कास्ट लाइंस पे। इसलिए वो थोड़ा सा शाहीन बाग को लेके इन लोगों ने चीज़ों को अवॉइड किया है, जबकि केजरीवाल और उनकी पार्टी माने जाते हैं तुरंत हिट बैक करने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत संयम से काम लिया, अपने एजेंडे से नहीं हटे हैं। उन्होंने बिजली, पानी, MCD स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक और अपने काम पर ही मतलब काम पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाए, यही फोकस रहा है बेसिकली। ये चुनाव जो है नावेद, ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, बल्कि ये मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव है। चलिए मैं विनोद जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पे चल लेते हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, क्या तस्वीर सुबह की पहली कतार अगर मैं कहूं तो कैसी दिखाई दे रही है? इस वक्त आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं? चलिए मधुरेंद्र के पास फिर से रुक करेंगे, विनोद जी आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अभी विवेक जी बता रहे हैं कि रणनीति आम आदमी पार्टी की फोकस थी, बीजेपी ने पूरा दलबल लगा दिया, क्या कांग्रेस कोई छुपी हुई रणनीति खेल रही थी या उसकी रणनीति कोई थी नहीं, क्योंकि कहीं ग्राउंड पे दिखाई नहीं दी वो रणनीति? देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात करें, बीजेपी के बारे में विवेक ने अच्छे से विस्तार से बताया।
गरोला जी ने बताया कि मुद्दे किस तरह से शुरू में तो मुद्दे उठे, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदूषण के मुद्दे को लिया, लेकिन वो सारे मुद्दे जो है, जो जनता के मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है शाहीन बाग और शर्जील इमाम और राष्ट्रवाद और पाकिस्तान और गोली मारो, इन सब नारों के बीच में कहीं जो है खास करके डिस्कोर्स से बाहर हो गए या किनारे चले गए। पब्लिक के मन में है कि नहीं मन, ये तो 11 तारीख को पता लगेगा। और कितना भारतीय जनता पार्टी कितना इसको राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्रुवीकृत कर पाई है, ये भी 11 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कोशिश उसने पूरी की है और भाजपा ने पहली बार नहीं किया है, ये भाजपा की रणनीति है। और खासकर जो मौजूदा भाजपा का नेतृत्व है, ये हर चुनाव में धीरे धीरे आखिर तक आते आते उसको राष्ट्रीय मुद्दों पर और ध्रुवीकरण की राजनीति तक ले आते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, शमशान कब्रिस्तान जो है और होली और रमजान आ गया था, है अली और बजरंगबली आपका आ गया था। बजरंगबली की जाति राजस्थान में दलित बता दी गई थी, बिहार में आते आते वो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो ये पहली बार नहीं है, ये उनकी रणनीति है, क्योंकि हिंदुत्व की ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का कोर आइडियोलॉजी का वो इशू है। अब आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का आप समझिए, कांग्रेस इस चुनाव में उस तरह से सब जगह उसने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह नेतृत्व विहीन थी। शीला दीक्षित के जाने के बाद कांग्रेस के का कोई ऐसा चेहरा नहीं था सर्वमान्य, चाहे अजय माकन हो, चाहे लवली हो, कोई भी हो, जिसको पूरी दिल्ली की जनता स्वीकार करे, नंबर एक। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ये मान के चल रहा था कि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना भाजपा को फायदा होगा, इसलिए एक शांत तरीके से उन्होंने बड़ा डिफेंसिव खेला कि अपनी उपस्थिति भी बनी रहे और भाजपा को फायदा ना हो।